चलिए, कल हम लोग पढ़े थे अंग्रेजों के सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में, मतलब अंग्रेजों ने किस प्रकार समाज सुधार करने का निर्णय लिया और शायद वो निर्णय उसके लिए सकारात्मक नहीं रहा और फिर मजबूरन उसने क्या किया, छोड़ दिया। मतलब वो जितना चाहता था रिजल्ट उतना रिजल्ट दिखाई नहीं दिया और फिर बहुत सारे कुप्रथाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें विधवा पुनर्विवाह, बाल वध जिसको बच्चा का वध करना कहते हैं, नरबलि प्रथा, सती प्रथा, ठीक है, उसी तरह दास प्रथा को भी देखा हम लोगों ने। तो इन सभी चीज़ों को अंग्रेजों के द्वारा बंद करने की कोशिश की गई, कुछ में सफलता भी मिली लेकिन कुछ में सफलता नहीं मिली। बाल विवाह पर उन्होंने थोड़ा मोड़ा सफलता पाया, क्योंकि बाल विवाह दो तरीका का हुआ था, एक सरकारी के क्षेत्र में और दूसरा सामाजिक। समाज वाले लोग जब थोड़ा सपोर्ट किए तो थोड़ा डेवलपमेंट दिखाई दिया। जैसे आपको याद होगा सरकारी क्षेत्र में हम लोगों ने शारदा एक्ट बनाया था, ठीक है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए। आज जो हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे समाज को संदर्भित करने के लिए शिक्षा नीति लाया। क्योंकि अंग्रेज पूरे अच्छे तरीके से समझ से आ चुका था कि अगर समाज से दूषित को हटाना है, आडंबर को हटाना है, ढकोसला को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एडुकेशन लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर ये पढ़ लिख लेगा, मतलब इसके अंदर नॉलेज अगर हो जाएगा, तो क्या हो पाएगा, आसानी से यहाँ पर जितने सारे ये जो प्रथाएं कुप्रथाएं जो चल रही है वो सारे कुप्रथा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसके बारे में कहता है कि ब्रिटिश शिक्षा नीति क्या है। ब्रिटिश शिक्षा नीति दो तरह के, एक है प्राच्यवादी और दूसरा है पाश्चात्यवादी। अब ये प्राच्यवादी क्या है और पाश्चात्यवादी क्या है समझिए। देखो, प्राच्यवादी का अर्थ होता है ऐसी शिक्षा प्रणाली जिस शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति का जुड़ाव हो, जो हमारा प्राचीन व्यवस्था हो, पढ़ने का जो तरीका हो। जैसे हम लोग क्या करते थे, पुराना वही व्यवस्था है कि बच्चा सियाना होगा तो कहेगा, पढ़ेगा, ठीक है ना, वो धर्म उर्म का बात जानेगा, सत्य करो, अहिंसा करो, गुरु का सेवा करो, ये करो वो करो वाली बात है, ठीक है ना, वेद पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, ये सब कहानी है। जबकि पाश्चात्यवाद का अर्थ होता है कि अब हम लोग मॉडर्न एडुकेशन लेंगे, वेद लवेद पढ़ने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। मॉडर्न में हमको साइंस के पीछे भागना है, बहुत ज़्यादा हम लोग धार्मिक कंडीशन को जान लेंगे तो क्या होगा, जंतर के पीछे भागने लगेंगे, जंतर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, समझ रहे हो ना। तो वही बात है, यहाँ पे लिखता भी है कि प्राच्यवादी का तात्पर्य भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली के समर्थन में भारतीय भाषा के माध्यम से पारंपरिक विषयों की पारंपरिक शिक्षण स्थानों के माध्यम से शिक्षा, पारंपरिक विषयों की पारंपरिक शिक्षण संस्थान, अर्थात जैसे मान लो संस्कृत की पढ़ाई करनी, किसी धर्म की पढ़ाई करनी है तो वो पारंपरिक, जैसे मदरसा है तो मदरसा में क्या होगा, उर्दू की पढ़ाई होगी, वहाँ अपने मजहब की शिक्षा दी जाएगी। हम लोग का गुरुकुल है, वहाँ पे संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी, धर्म के बारे में बताएगा। तो जो पारंपरिक ज्ञान है उसको पारंपरिक क्षेत्र से ही लेने का स्ट्रेंथ, उसी के समर्थन में जो एडुकेशन नीति लाएगा उसे क्या बोलते हैं, प्राच्यवादी शिक्षा नीति बोलते। समझ में आ रहा है ना। प्राच्यवादी का अर्थ होता है ऐसा शिक्षा नीति जिस शिक्षा नीति में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि जो भारत की मातृभाषा है या जहां से वो ज्ञान अर्जन किया जा सकता है उसी क्षेत्र में हम लोग को क्या करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, एनरोल करेंगे। समझ में आई। यहाँ पे लिखता है प्राच्यवादी के दो समर्थक व्यक्ति हैं, एक नाम है एच डी प्रिंसेप और वारेन हैंसिंग। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं सदी के 30वें दशक तक भारत में मुख्य रूप से प्राच्यवादी शिक्षा विकास होता रहा। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। क्या क्या किया गया, तो मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको पता है कि या तो हिंदू या नहीं तो मुसलमान, ज़्यादातर यही है। तो सबसे पहले मदरसा की चर्चा किया है, दिख रहे हो, वारेन हैस्टिंग कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, जहाँ पर अरबी फारसी भाषा या मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि यही पारंपरिक शिक्षा है ना, तुम अपने धर्म को जाने, हम अपने धर्म को जाने। यही होती है आज के समय में कि एक मुसलमान का, इस्लाम को मानने वाला बच्चा आज भी क्या है, धर्म का शिक्षा ले रहा है, वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से जानता है। हम लोग अपने धर्म को क्या कर दिए, इनरोल कर दिए, छोड़ दिए। अब उसको धीरे धीरे छोड़ दिया, हम लोग के पास अपने धर्म का नॉलेज नहीं, समझ गया ना। और हम लोग नॉर्मल ये पढ़ाई पढ़ने लगे, जबकि वो लोग ये भी पढ़ाई पढ़ रहा है और धर्म के बारे में, ये पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आज भी वो क्या कर रहा है, धर्म को पढ़ रहा है, जान रहा है। समझ गया ना, क्योंकि उनकी अपनी स्कलें चल रही जिसको मदरसा कहते हैं। हम लोग का अपना गुरुकुल नहीं चल रहा है, धीरे धीरे सब ध्वस्त हो गए।
अब तुम ही सोचो ना कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, अगर कोई कोई इस्लाम को मानने वाला बच्चा अगर टोपी पहन के यहाँ जाता है तो बहुत कम मजाक उड़ाएगा, लेकिन रोज दिन चंदन टीका करके धोती पहन के बड़ा सा टिक्की उक्की बढ़ा करके तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा आए तो तुम सब मिलकर उसका मजाक उड़ाओगे। दुख का बात, ठीक है ना। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी धर्मशास्त्र की शिक्षा लेना जरूरी है। बात समझ में आई। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ दिया। इसमें नया नया राजनीतिकरण होने लगा, हिंदू मुसलमान की जहर घोल दी गई। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमें पता चला कि एक नया कंडीशन आया, धर्मांतरण, क्योंकि हम लोग अपने धर्म को नहीं जान रहे। फिर लव जिहाद जैसे वर्ड आना शुरू हो गया, जिसमें इस्लाम हिंदू से शादी कर रहा है, ठीक है, उसको बहला फुसला कर लड़की को लेके जा रहा है, शादी विवाह कर रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो 1791 में बनारस के रेजिमेंट जोनाथन डकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा और हिंदू कानून की जानकारी है। BHU के नाम से फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अगला है 1800 में लॉर्ड वेल्सली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें सिविल सेवा अधिकारियों को भारतीय भाषा एवं भारतीय इतिहास कानून की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि डायरेक्टरों के विरोध के कारण 1802 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया, और फिर यही कॉलेज 1854 तक भारतीय भाषाओं के ज्ञानदायी संस्था के रूप में क्या रही, जीवित रही। यानी वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने विरोध कर दिया कि सिविल सेवा की यहाँ पे तैयारी जब कराई जाती है भाषा में, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी ही हो, अलग अलग भाषाओं को यहाँ पर एनरोल करना, अलग अलग भाषाओं को शामिल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको क्या किए, सिविल सेवा से यहाँ से हटाए, तो उसको हटा दिया गया। लेकिन 1854 तक यह भारतीय भाषाओं का ज्ञान देने वाला संस्था के रूप में क्या रहा, जीवित रहा। तो आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा क्या है, पाश्चात्यवादी, इसके बारे में मैंने बताया। पाश्चात्यवादी का तात्पर्य कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक विषय की औपचारिक शिक्षण संस्थान में माध्यम से क्या करना, शिक्षा प्राप्त करना। अब क्या है कि आपको इंग्लिश पढ़ना है। अभी तो हम लोग को परंपरावादी ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं, हम लोग शुरू में पैदा लेते हैं और अंग्रेजी के पीछे भाग जाते हैं। हम लोग को परंपरा ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं। जो बच्चा प्योर CBSE का है, अच्छे स्कूल में उसकी स्किलिंग हुई, उसकी हिंदी देखना, हालत खराब रहेगा, ठीक है ना। उसकी स्किलिंग इस प्रकार हुई है कि वो अंग्रेजी शिक्षा लेना शुरू करे, वो आधुनिक मॉडर्न क्या कर रहा है, ज्ञान को अर्जन किया है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए सर्वप्रथम 1813 में चार्टर एक्ट प्रावधान किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति खर्च करने का प्रावधान, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। और क्या कहा, हालांकि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है उस जमाने के लिए, ठीक है ना, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान। कितनी महंगाई कम रही होगी, ठीक है ना, वहाँ 1 लाख रुपए प्रति, उस हिसाब से जनसंख्या भी तो कम रहा होगा ना भारत का। 40 करोड़ था आज़ादी के समय, आज़ादी से 100 साल पहले, क्योंकि 1813 की बात है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में, 150 साल पहले रहा होगा 15-20 लाख। बिहार इतना आबादी और उतना सस्ता में, तो बहुत बड़ी बात है क्या, सालाना। क्योंकि हम लोग तो जो बजट बनाते हैं उस बजट का ध्यान रखते हैं ना, तो बजट बनाया होगा, इतना में अपना काम चलाए। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए, जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का समर्थक था। 1834 में लॉर्ड मेकाले कार्यकारिणी परिषद विधि सदस्य बनकर आया। लॉर्ड बेंटिंक ने लोक शिक्षा को समान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसे भारत की शिक्षा प्रणाली के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया। मतलब अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये नाम याद रखिएगा। चार्टर एक्ट पहली बार आया जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या किया, बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद किया है। लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्यवादियों को ना एक पक्ष लिया और 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। इस ऐतिहासिक विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। कहा कि भारत में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन चाहिए। और वही प्रथा जो बच्चों आजकल चली आ रही है कि हम लोग के माता पिता के दिमाग में फिट रहता है कि अगर अंग्रेजी इसको जानकारी में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ जाएगा वहाँ नौकरी कर लेगा, ये होगा वो होगा, खूब बात बतियाएंगे। जबकि हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए,
अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो अंग्रेजी आपको जॉब दिलाएगा, ऐसा कुछ न बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखता है। ठीक है, और एक तरह का लैंग्वेज है, जब इतना कठिन कठिन हिसाब बना सकते हैं तो अंग्रेजी बोलना बहुत, हमने अपने आप को डेडिकेट ही नहीं किया अंग्रेजी बोलने के लिए। अगर डेडिकेट कर ले कि नहीं हमको अंग्रेजी बोलना है तो दिन रात अंग्रेजी बोलेंगे घर में पागल लेखन, न माई के समझ में आएगा न बाबू के समझ में आएगा, हम लोग दीवार से बतियाएंगे, दूसर क्या करेंगे। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले को 2 फरवरी 1835 के विवरण पत्र को स्वीकार कर लिया और 7 मार्च 1835 को अपने शिक्षा नीति की घोषणा की। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय शिक्षा का क्या कर दिया, प्रस्ताव। बच्चों ये चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये होता क्या है। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई गई। इस संसदीय समिति की अनुशंसा पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1854 में शिक्षा संबंधी एक प्रस्ताव रखा। चूंकि उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष चार्ल्स वुड था, इसीलिए शिक्षा संबंधी इस घोषणा को शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच कहते हैं। ठीक है ना, चार्ल्स वुड का डिस्पैच किसके लिए बनाया गया हुआ, शिक्षा संबंधी बनाया गया। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के संदर्भ में संबंध आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जो भारत के शैक्षणिक कार्यक्रम का निर्देशन सिद्धांत बन गया। इसीलिए चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसे मैग्निकेट्रिया ऑफ क्या बोलते हैं, एडुकेशन। अब वुड डिस्पैच ने क्या क्या बातें कहा जिसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। एजुकेशन सिस्टम, जैसे आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो चेंजिंग कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो समय मैंने एजुकेशन पॉलिसी लेके ये भी आया और क्या बताया, उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी स्वीकार किया गया। उच्च शिक्षा के लिए क्या बनाना है, और अच्छा है कि उच्च शिक्षा हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही करना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा जो होता है बच्चों वो क्या है, विदेश लेवल पर हम लोग करते हैं, रिसर्च करने जाते हैं। मैट्रिक की पढ़ाई बोर्ड तुम कर लो, अच्छी बात है, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम पकड़ते हैं ना। क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि आगे की जितनी सारी पढ़ाई पढ़नी है, अच्छे राइटर्स का बुक खरीदना है, जो भी चीज़ें वो सब किस में है, ग्लोबल लैंग्वेज में है। दैट्स कॉल्ड इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और आपको एक दूसरे से दूसरे देश के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है तो आपको परेशानी है। तो उसको सिफारिश क्या किया, उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। देसी विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का आधार माना गया। क्या माना गया, देसी विद्यालयों का राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति क्या माना गया, आधार माना गया। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बंगाल, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित करने की क्या की गई, सिफारिश की गई। क्या कहा गया, जैसे लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इंग्लैंड, ठीक है ना, वही लंदन में है ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिस प्रकार, उसी तरह बंगाल में, मद्रास में और बंबई में क्या बनाओ, विश्वविद्यालय बनाओ। ब्रिटिश भारतीय प्रांत के लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। चार्ल्स वुड के सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लागू कर दिया गया। चार्ल्स वुड की सिफारिशों के अनुरूप 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। ये तीनों विश्वविद्यालय आप अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों 1857 में बना है, याद रखना। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। कलकत्ता पूरा पूरब में, बंबई पूरा दक्षिण का इलाका ले लो या पश्चिम का इलाका ले लो, और मद्रास तो पूरा एकदम साउथ में है। समझ में आया। और तीनों जगह बना दिया गया ताकि एडुकेशन को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। और ये सारे अंग्रेजी माध्यम को समर्पित कर रहे थे। चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अनुरूप के बाद में 2 और विश्वविद्यालय बनाए गए। एक कौन बनाया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय। दोनों कब बनाए गए, 1882 में। ध्यान सुनना, 1857 में 3, वो तो भूलेबे नहीं करोगे, मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ठीक है ना। और 2 और बनाया गया, पंजाब और इलाहाबाद, 1882 में। 57 में 82 जोड़ लो, कितना पूर रहा है उसे पता कर लें। शिक्षा नीति से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोग, कौन कौन आयोग आया। पहला आया बच्चों, विभिन्न गवर्नर जनरल के द्वारा अलग अलग प्रकार के आयोग आया। पहला आयोग की चर्चा करते हैं, हंटर आयोग। एग्जाम में सीधे पूछेगा, हंटर आयोग का संबंध किससे है, युद्ध से, शिक्षा से, गृह से। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, कौन आयोग है, शिक्षा आयोग है।
हंटर आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। हंटर आयोग का कार्य क्षेत्र प्राथमिक और माध्यम शिक्षा क्षेत्र तक सीमित था, उच्च शिक्षा का बात नहीं किया। उच्च शिक्षा में हमेशा अंग्रेजी माध्यम की बात होती है। आज भी हम लोग जब एजुकेशन पॉलिसी नया लाए हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 से लेकर के 8 तक बच्चे को क्या करेंगे, मातृभाषा में शिक्षा देंगे, जहाँ पे अंग्रेजी का कोई बर्डन नहीं होगा। लड़का जैसे सीखता है खेल कूद में सीखा है वैसे सिखाना है। और जब हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं में जब जाएंगे, 9वीं और 10वीं में जाएंगे तो स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। I mean, आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको ज्ञान दिया जाएगा ताकि आप बेरोजगार। जापान आज इतना विकसित क्यों है? क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट उससे कोई खरीदता है और बड़े बाजार में आसानी से क्या होता है, बेच देता है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, 30 साल उम्र हो जाता है, बेरोजगारी का मार है, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे, कोई अर्निंग की बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, जब ऐसा तुम करने लगोगे, ऐसा जब लोग करने लगते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होने लगती है, संतुलित होने लगती है। लेकिन यहाँ पे हर कोई इनकम करना नहीं चाहता है। इस कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा नीति की समीक्षा नहीं था। 1901 में विश्वविद्यालय शिक्षा नीति की समीक्षा करने हेतु लॉर्ड कर्जन ने शिमला में क्या बुला दिया, सम्मेलन बुलाया। दूसरा कौन आयोग हुआ, रेले आयोग। ठीक है ना, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया जिसमें रेले कमीशन के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग प्राथमिक और माध्यमिक तक सीमित रहा, जबकि रेले आयोग उच्च माध्यमिक तक गया। समझ रहे हो, रेले आयोग किसमें, उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय की बात करता है। इस विश्वविद्यालय आयोग रेले कमीशन की सिफारिश के आधार पर पहला विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक नया मोड़ आ गया 1906 में, जिसमें बड़ौदा रियासत में पहली बार अपने क्षेत्र से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया। तीसरा आयोग आया बच्चों, कौन सा, सलेंडर आयोग। ठीक है ना, तो पहला आया है हंटर आयोग, दूसरा आया है रेले आयोग और तीसरा आया है सिलेंडर आयोग। ठीक है ना, सिलेंडर आयोग ने विश्वविद्यालय के माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं पर अपना विचार प्रस्तुत किया। सिलेंडर आयोग के मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन तथा उसको सपोर्ट के लिए गठित किया गया था। सिलेंडर आयोग के निम्नलिखित सुझाव थे। पहला सुझाव क्या था, 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा का सुझाव। कितना साल, 12 साल। तो हो ही जाता है 12 साल, कैसे जोड़ो, 6 से लेकर के 8 से, पहला से लेकर 8वां तक 8 साल, 9वां 10वां कितना साल, 10 साल, 11वां 12वां कितना साल, 12 साल। वही शुरू से नर्सरी अभी जो चल रहा है 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां, वहां तक आपकी माध्यमिक पढ़ाई हो गई। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है ना, विश्वविद्यालय स्तर पर तो कॉलेज की पढ़ाई हो जाती है, अब उसके बाद हम लोग विश्वविद्यालय के स्तर पर पढ़ाई करने जाते हैं। ठीक है ना, 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा का सुझाव हुआ। इंटरमीडिएट शिक्षा को पृथकीकरण का सुझाव दे दिया गया। इंटरमीडिएट को क्या करना है, अलग हटाना है। तो अब तुम लोग देखोगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब तुम जाओगे तो इंटरमीडिएट को छांट दिया है, अब वहां पर जोड़ा है LKG या UKG। क्या जोड़ा, LKG UKG। अब और नीचे ले गया नर्सरी, उसके भी नीचे ले गया प्री-1 प्री-2। समझ रहे हो ना, यानी आंगनबाड़ी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो लड़का पैदा लिया, गुरु गया आंगनबाड़ी, मतलब पढ़ाई हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं। अगर तुम देखो गवर्नमेंट तो हमारे बच्चों को पढ़ाना एकदम, जैसे ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन हुआ कि कोई महिला गर्भवती है तो पहले पता लगाता रहेगा कि हुआ कि नहीं। तो गांव में आशा है, आंगनबाड़ी, उसके माध्यम से पता लगा लिया कि महिला प्रेग्नेंट हो गई, समय से उसको दवा देना शुरू किया, इंजेक्शन देना शुरू कर रहा है, समय से उसको राशन दे रहा है, आंगनबाड़ी के माध्यम से उसका डेवलपमेंट हुआ, उसको समय से हॉस्पिटल ले गया, बच्चा करा दिया, बच्चा डेवलप हो रहा है, उसको फिर सुइया दिलवा रहा है, केयर करवा रहा है गवर्नमेंट, है ना, और फिर क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है। उसके बाद उसका बच्चा का नाम आंगनबाड़ी में लिखा गया, बच्चा पढ़ना शुरू किया, आंगनबाड़ी से फिर आगे बढ़ गया 1 2 3 4 5 6 7, समय समय पर छात्रवृत्ति दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, आगे पढ़ा रहा है, और फिर खींच करके 12 तक, फिर आगे नौकरी देने की बात करता है। ठीक है ना, अपने मतलब अपना उपज दे रहा है और अपने फैक्ट्री में काम भी दे रहा है। ठीक है ना, फिर नौकरी देने की बात करता है जिसकी जो समर्थता है, और हम लोग लगातार उससे सवाल पूछते हैं, बेरोजगारी है, ऐसे है वैसे है, ये कर कौन रहा है इतना शुरू से,
अच्छा से तुम देखो शुरू से हालात, तो तुमको समझ आए, जैसे लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं, वो माए बाप है। ये पूरा एकदम लगातार केयर किया हुआ है। हम लोग को जो इंजेक्शन लगा हुआ है, जितने सारे बीमारी का इंजेक्शन लगा हुआ है, वो एक भी इंजेक्शन खरीद के नहीं लगा हुआ है, सारे मुफ्त का इंजेक्शन है। ठीक है ना, जब माँ के पेट में रहेंगे तो माँ को बहुत सारा इंजेक्शन लगा होगा, वो भी मुफ्त का रहा होगा। ठीक है ना, पूछना नहीं, ऐसा ही रहता है, सबका मुफ्त का है। ठीक है, बहुत रेयर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, खरीद करके लगवाते, वो लखपति बोल सकते हैं, करोड़पति लोग। ठीक है ना, हम लोग तो मध्यवर्गीय परिवार कहते हैं। कन्फर्म खोजो, ये जान लो कि देवी जी के खोज के कहीं माँ सुइया दिलवाई होगी। ठीक है ना, डॉक्टर के खोज के नहीं दिलवाई होगी, देवी जी के खोज के। गांव में आते हैं देवी जी, एगो बक्सा ले एनम जिसको बोलते हैं, उसे खोज के उस सुइया दिलवा दी होगी। देवी जी हई वाला देखिए होता कार्ड, एमें गुड़िया का हई वाला सुइया न पड़ल है, हाँ बाकी है, अइहा शुक्र के, बीफे के, बुध के लेते रही। रेड क्रॉस में फ्री मिलता है इंजेक्शन, नहीं पता है? चलो आगे बढ़ो। उत्तर माध्यमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष का सुझाव दिया गया। आज भी बच्चों स्नातक के लिए कितने साल का है? 3 साल का है, लेकिन अब क्या कर दिया गया? 4 साल कर दिया गया। नए शिक्षा में क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया गया है, और नए में अब क्या कर दिया गया? 4। आप लोग को पता है स्नातक की उपाधि के लिए कितने साल? 3 साल की होती है, अब 4 साल कर दिया गया है। 1913 में संबंधित प्रस्ताव सिलेंडर आयोग की अनुशंसा के आधार पर कई नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जैसे बनाया गया मैसूर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब ध्यान से सुनना, भारत में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ, जिसको हम लोग चार्टर अधिनियम के तहत बनाए गए, याद सुनना, चार्टर एक्ट के तहत कितने विश्वविद्यालय बनाए गए? 3। और फिर बाद में 2 बना दिया गया, पंजाब और इलाहाबाद। ठीक है ना, 1882 ईस्वी में। 1857 में हम लोग तीनों को बनाए, किसको? कोलकाता को बनाए थे, मद्रास को बनाए थे, और बम्बई को बनाए थे। फिर हमने बनाया पंजाब को और इलाहाबाद को। वहां पे 1882 हम लोग डेवलप किया, 1857 के बाद खत्म हो गया। हंटर आयोग आया। हंटर आयोग क्या काम किया? माध्यमिक और प्राथमिक तक रह करके सीमित हो गया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये आया। हंटर आयोग के बाद कौन है? रेले आयोग। रेले आयोग किस पर चर्चा किया? विश्वविद्यालय की समस्याओं पर, और मूल रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर वो बात किया। इसके बाद कौन आया? सिलेंडर आयोग। सिलेंडर आयोग क्या करता है? तो सिलेंडर आयोग क्या बताता है? बहुत सारी सिफारिशें करता है। उस सिफारिश में कहता है कि 1 से 12 तक की पढ़ाई होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग होनी चाहिए, स्नातक की पढ़ाई कितने साल की होनी चाहिए? 3 साल की होनी चाहिए, चर्चा किया। और इसी सिलेंडर आयोग से संबंधित होकर के और 3 विश्वविद्यालय बने हुआ, 1916, 1917 और ठीक है ना 1920, जिसमें अपना एक पटना विश्वविद्यालय भी है 1917 में। याद रखेंगे, पटना विश्वविद्यालय कब बना है? 1917 में। मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में। मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में। जो अभी आज भी सब है, सब ऐसा नहीं कि कहीं दूर है। अगला नाम है हार्टेग आयोग। 1929 में प्रांतीय देव शासन के काल में शिक्षा पर विचार करने के लिए 1929 में सर फिलिप हार्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो हार्टर समिति के नाम से जाना जाता है। हार्टेग समिति प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों संबंध से सिफारिश करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा देने की वकालत की। ये लाइन समझ रहे हो? हंटर आयोग आया, उसमें सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक की बात की गई, लेकिन हार्टेग, समझ रहे हो, हार्टेग आयोग जब आया तो प्राथमिक तो किया ही, माध्यमिक तो किया ही, उच्च की भी चर्चा की। गांव का लड़का सब बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं होती है, रास्ते दिखाने वाले की कमी होती है। टैलेंट बहुत ज्यादा है लेकिन उचित जगह नहीं मिल रहा है। तो हार्टेग ने क्या कहा कि ग्रामीण प्रतिभा को पहचानना है और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए औद्योगिक, ठीक है ना, यानी औद्योगिक कहने का मतलब फैक्ट्री वर्क वाला ज्ञान दें, पढ़ाई दें, जो आजकल ITI वगैरह जिसको कहते हैं, कि ऐसा पढ़ाई पढ़ाओ जिससे आदमी जाकर फैक्ट्री में कमा सके। और व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा मतलब जैसे B.Ed कर रहे हैं, ये व्यवसायिक शिक्षा है। BCA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, ये सब क्या है? व्यवसायिक शिक्षा है। ठीक है ना, तो व्यवसायिक शिक्षा का भी ज्ञान दिए, वकालत कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? आप पेशा बना लीजिएगा अपना।
बीबीए करिएगा बिजनेसमैन बनिएगा, बीएड करिएगा तब पेशा आपका बन जाएगा कि आप टीचर बनने वाले हैं, समझ गए ना। बीसीए करिएगा तो कंप्यूटर वाला बन जाएंगे, लॉयर कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं तो आप वकील बन जाइएगा। तो व्यवसायिक कोर्स की जब बात हम लोग करते हैं वह किससे करते हैं, हार्टेज आयोग के कारण। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में आया, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना थी। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने शिक्षा संबंधी एक योजना आयोग, क्लास 10 में पढ़े हैं, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी का द्वारा लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति। वहां आप लोग इस चीज को समझे होंगे। उनकी एक पत्रिका कौन थी, समाचार पत्र हरिजन। तो यह नाम याद रखिए पहले। हरिजन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा इस शिक्षा योजना को मौलिक शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। यानी आप कह सकते हो कि शिक्षा की वर्धा योजना किनके द्वारा लाई गई, महात्मा गांधी के द्वारा की गई। वर्धा योजना की रूपरेखा को डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। अगला नाम है सार्जेंट योजना, 1944 में आया। 1944 में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई। उस समय शिक्षा सलाहकार कौन थे, सार्जेंट थे। उन्हीं के नाम पर इनका नाम कौन आयोग रखा गया, सार्जेंट आयोग। फिर कौन आयोग आया हुआ, राधा कृष्णन आयोग आया। कब आया, 1948-49 में। राधा कृष्णन की अनुशंसा पर भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई। आप लोग जानते हो यूजीसी के बारे में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग राधा कृष्णन की बात करते हैं तो आप लोग नाम सुने होंगे, टीचर डे इनके नाम पर बनाया जाता है। और ये शिक्षक थे पेशे से। एक विद्वान व्यक्ति जब उस पद को सुशोभित कर रहा था तो उन्हीं के संदर्भ में क्या आया, राधा कृष्णन आयोग है, जो विश्व स्तर पर बात की गई और यूजीसी की चर्चा की गई। समझे। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में।